हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरबी पे लाइव मॉक 30 कंप्लीट हो चुके हैं एसएससी सीजीएल 2025 सीएचएसएल 2025 के लिए। ठीक है, लास्ट के 5 मॉक्स लेटेस्ट पैटर्न पे ही रहे हैं। बाकी इस मॉक का जो कि ये 23 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यूसली हमने ऑन ही रखा है, इसे हटाया नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं दे पाए होंगे शायद। तो आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी वीडियो अलग से डाली हुई है और इसमें जो एडिशंस की जरूरत होगी वो ऐड भी कर देंगे। जैसे रीजनिंग में अगर जरूरत है स्टेनो के हिसाब से तो वो वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कल सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है जिन लोगों का, उनको ऑल द बेस्ट। पैनिक मत कीजिएगा, ध्यान से एग्जाम दीजिए अपना। सारी चीजें फिलहाल दिमाग से निकाल के सिर्फ फोकस करिए कि कल एग्जाम कैसे आप बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें स्टार्ट हो ही गई हैं मॉक में। जो ये मॉक है लगभग मेरे ख्याल से 25,000 एस्पिरेंट्स ने दिया है अभी तक और इसमें जो एवरेज स्कोर रहा है अगर फेक एंट्रीज को हटा दिया जाए तो 102 के आसपास जा रहा है। इसका लेवल थोड़ा सा हमने डाउन किया था स्पेशली मैथ्स का। तो क्विक एनालिसिस में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये मॉडरेट प्लस भी नहीं कह सकते, इस मॉक को मॉडरेट की रेंज में ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो एवरेज स्कोर गया है वो 101.5 गया है, मीडियन स्कोर 104 गया है और 125 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस पर्टिकुलर मॉक में हमारे पास लगभग 3000 के आसपास एस्पिरेंट है। 120 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4615 कैंडिडेट्स हैं। परसेंटाइल हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चलेगी। 120 पे वो 80 परसेंटाइल के आसपास रहेगी। अगर आपने इस पर्टिकुलर मॉक में 120 प्लस स्कोर कर दिया है तो डेट इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। आपके चांसेस हैं कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे अगर चीजें सब सही चलती हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर रीजनिंग में 31.8 है और जो ठीक ठाक स्कोर अगर अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आप 40 या 40 प्लस ले आते हैं तो डेट इज अ गुड स्कोर इन रीजनिंग। ओवरऑल लेवल इज मॉडरेट। जीके का लेवल हार्ड था, इसके अंदर जो अगर आप 18 तक भी ले आते हैं, 18 से 20 के बीच में, तो डेट विल बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। और एवरेज स्कोर 9 ही था क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से तो बच्चों की गलतियां ज्यादा हो रही हैं जीके के अंदर। ठीक है, तो और पढ़ने में भी टाइम लग रहा है तो थोड़ा पैनिक भी कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। मैथ्स का लेवल मॉडरेट माइनस था, मतलब काफी क्वेश्चंस इजी थे। 2 या 4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि बाकी सेक्शंस में भी टाइम लग रहा है इसलिए फिर भी एवरेज स्कोर लोगों का यहाँ पे 27 ही आ पा रहा है। अगर प्रीवियस तरीके की चीजें होती तो इस मॉक में शायद 33-34 एवरेज आराम से चला जाता। ठीक है, जो अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा मैथ्स के लिए वो आपका 40 के अराउंड माना जाएगा। 40 और 40 प्लस आया तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद इंग्लिश का लेवल भी मॉडरेट है, एवरेज स्कोर 33 है। ओवरऑल जो अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा वो 42 माना जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्विक एनालिसिस। सेफ स्कोर यूआर से 120 122 ऐसा रहेगा, ओबीसी से इतना, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। अब तक 30 मॉक्स हुए हैं, सबका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या सेफ स्कोर हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट के 4-5 मॉक्स हैं ये न्यू पैटर्न पे ही बेस्ड है, तो आप ये देख सकते हैं। और हमने 10 न्यू पैटर्न के एक्स्ट्रा मॉक्स जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड भी करा दिए हैं। स्टेनो का जो पेपर्स थे उनके सारे सोल्यूशन डल गए हैं, वो सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कल तक। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप वो भी मॉक फॉर्म में देना चाहें, लेटेस्ट पैटर्न पे भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो आप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अब हम मैथ के सॉल्यूशंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में हम कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे पास ये रहा। कहता है हमारा एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ हमें इतनी 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 दे रखी है, तो हमें बताना है कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर ना। कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं ए, बी और सी। सी को अगर मैं मान लेता हूं ये हमारी क्या है, बिगेस्ट साइड है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सबसे बड़ी साइड है उससे डिसाइड हो जाता है हमारे पास कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की तो कंडीशन आपको पता ही है कि सामने वाली टाइस जो हाइपोटेनियस होती है वो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है तो सी स्क्वायर मेरा बड़ा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है तो सी स्क्वायर मेरा छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इनके सबके प्रूफ वगैरह सब पढ़ाई रखे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे चौथा ऑप्शन था नन। वो जनरली तब यूज होता है जब ट्राइंगल ना बने, हालांकि इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है
कि मेरे पास ये 3 साइड्स दे रखी हैं, तीनों की वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, क्या मैं इनका स्क्वायर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर इन तीनों में कोई चीज कॉमन है तो वो तो दोनों साइड कट जाएगी ना। तो इन तीनों का ए, बी और सी का हमारा क्या मैटर करता है? इनका रेशियो मैटर करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यूज, राइट। अगर ये चीज दिमाग में आ गई तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इन तीनों को देखूं, देखो ये 37 क्या है, आपस में अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर ये तीनों कटने होंगे तो किससे कटेंगे? सिर्फ 37 से कटेंगे, है ना। किसी और से कटेंगे क्या? 1 और 37 क्योंकि किसी और से नहीं कटेगा, तो बस हमें डायरेक्टली सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 37 से देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा, और जब आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये कितने टाइम्स जा रहा है? 0.7 टाइम्स जा रहा है, ये 1 टाइम जा रहा है, और ये मेरे पास कितने टाइम्स जाएगा? ये आपका 1.3 टाइम्स चला जाएगा। पॉइंट हटा दूं तो ये 7, 10 और 13 बन जाएगा मेरे पास। अब ये सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 13 है, तो इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ये 169 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा 100 और इसका स्क्वायर आएगा 49। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 149। बड़ा कौन है भाई? सी स्क्वायर बड़ा है, दैट इज 169। तो क्या हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। आपको ये भी चेक करना है ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। जो सबसे बड़े वाली साइड है, बाकी दोनों साइड के सम से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो 7 + 10 17 है, 17 13 से क्या है? बड़ा है, तो मतलब ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता होती है, तो उससे हम इजिली वेरीफाई भी कर पाते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है बाकी दोनों साइड के क्या होनी चाहिए? सम से छोटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो क्लेम करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को 20% के लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस के, बट 200 ग्राम की जगह सिर्फ 100 ग्राम ही देता है। तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। क्या तरीका बताया मैंने? रेशियो मेथड यूज कर लो, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। पहले हमने कहा 24% का लॉस कर रहा है, तो 100 रुपए की चीज है, 24% कम करके मतलब 76 रुपए की बेचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, अब उसे क्या देना चाहिए? उसे देना चाहिए 200 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? वो दे रहा है यहाँ पे 100 ग्राम। तो मैं इसे उल्टा भी कह सकता हूं कि भाई वो दे रहा है 100 ग्राम और पैसे चार्ज कितने के कर रहा है? 200 ग्राम के कर रहा है। सोल्व कर लेंगे, यहां से आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 100 से काटूंगा तो ये 2 रह जाएगा, इसे 100 ही रहने दो, इसे नहीं छेड़ते। इसे 76 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 152, है ना। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो बेचा कितने का जा रहा है? 152 का। कितने एक्स्ट्रा पे? 52। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 52% का। क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल ये मोड के कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, बाकी सिंपल ही सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो 36 को 6 से डिवाइड करा तो आया 6, फिर यहाँ पे 84 में 6 घटाया तो 78 प्लस 4 82, 82 मोड 13। मोड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। तो 82 मोड 13 अगर मैं सोल्व करता हूं तो 13 6 होता है मेरे पास 78, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 4। तो ये पूरा सोल्व करके आ गया 4 डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये मोड दे रखा है ना, तो मोड के साथ वाली वैल्यू को लेके चलना, ये मत करने लग जाना कि 13 डिवाइडेड बाय ये सारा सोल्व कर लिया और उससे मोड कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 7 4 जा कितना हो गया? 28 माइनस 20, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8 आ गई। डिनोमिनेटर में 27, 27 माइनस 14, तो ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास 13। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? अब 4 से काटूंगा तो 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/26 दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक ट्राइंगल है जिसकी 2 वर्टिसेस हमें ये दे रखी है और न्यूक्लियस या फिर सेंट्रोइड। जब भी न्यूक्लियस वर्ड भी अगर आपको कहीं दिखे तो मान लेना सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, मतलब केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में इसका मतलब अलग होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कहीं न्यूक्लियस वर्ड भी दिखे तो मान लेना केंद्रक की बात चल रही है। और इसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पे है। थर्ड वर्टेक्स अगर xy है तो हमें बता दो कि 3x - 2y का मान क्या होगा। अच्छा, मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा देता हूं पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है A, B एंड C और ये उसको मान लेते हैं सेंट्रोइड है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3।
तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो इनका क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो जाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और अब इसी को यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है। देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है, -5, 2। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, ओरिजिन है। एक दे रखा है हमें 3, -4। और हमें कहा है कि भाई जो तीसरी वर्टेक्स है उसे xy मान लो, तो इसे मान लिया हमने xy। तो आप बता दो 3x - 2y क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे। आप देखेंगे -5 प्लस 3 प्लस x3, x3 की जगह x लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो ये डिनोमिनेटर में जो 3 है वो तो वहां पे 0 ही बन जाएगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3 -2, तो x आ गया मेरा इधर जाके 2। ऐसे ही अगर मैं y का निकालूंगा तो डायरेक्टली अब देखो 2 - 4 कितना बचा, -2 बचा, प्लस y इक्वल्स टू 0 आएगा। तो y का मान भी कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सोल्व करके कर सकते हो सिमिलर तरीके से। और अगर मेरे को x मिल गया, y मिल गया, तो 3x - 2y। अब x और y तो बराबर आ गया 2 के बराबर, तो 3x - 2x ये बचेगा मेरे पास x के बराबर, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, क्लियर। अगला सवाल हमारे पास कहता है हमारे पास कुछ पैसे हैं जो कि 9,000 बन जाते हैं 8 साल के बाद, 12,000 बन जाते हैं 12 साल के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बता दो। देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कितने साल का गैप दे रखा है, यहाँ पे पहले 8 साल का गैप है, फिर 12 साल का गैप है। क्या 4-4 साल के गैप पे बात कर लूं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, अमाउंट आफ्टर 8 ईयर और अमाउंट आफ्टर 12 ईयर। क्या ये हमारे पास जीपी की सीरीज बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा है ना। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर जो भी हो, 4 साल में मैं मान लेता हूं हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा k, ठीक है। तो अगर ये a था या इसे a मान लेता हूं तो ये हो जाएगा a k, ठीक है। फिर अगले 4 साल में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a k स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a k क्यूब। अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला लगा लेता हूं कि 4 साल में जो चेंज हो रहा है उसे हमने मान लिया k, जो हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मान के चलते हैं। तो हमें अमाउंट की वैल्यू पता है, हमें a k स्क्वायर पता है कि भाई ये वाली वैल्यू 9,000 है, हमें ये वाली वैल्यू पता है कि भाई ये वाली वैल्यू 12,000 है। आप ये बताओ अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देता हूं, 12,000 में 9,000 को डिवाइड कर दूं, तो a k क्यूब डिवाइडेड बाय a k स्क्वायर, a k क्यूब डिवाइडेड बाय a k स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बचेगी k, और ये किसके बराबर 12,000 डिवाइडेड बाय 9,000 दैट इज 4/3, ये आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, k का मान आ गया यहाँ पे 4/3। अब a का मान निकालना है तो आप कहेंगे सर a k स्क्वायर मतलब a इंटू में 4/3 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 9,000 के बराबर आ गया। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 9,000 है, इंटू में 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमारे पास। अगर मैं ऑप्शन की मदद लूं तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं मेरा आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। आप कहेंगे सर ए की पॉसिबल वैल्यू है डेट इज ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई और आंसर हो नहीं सकता। नहीं, रुकिए एक सेकेंड, $81,500 50। आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्या। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये 506.25 नहीं है, 506.25 है। अब क्यों मेरे को देखो कंफ्यूजन हुई, 0.5 में इसलिए कह रहा था, देखो यहाँ पे हमें पता है 16 है, तो ये 8 × 2 होगा, 8 1000 को काटेगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 125 आ जाएगी। तो ऊपर सारा ओड बचेगा, ये 8 कट गया, सिर्फ 2 बचेगा। 2 से किसी भी नंबर ओड नंबर को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.5। तो मेरे को लग रहा था ये वाला आंसर है, लेकिन फिर मैंने डबल चेक करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा यार 81 को अगर 16 से करूंगा तो 5 जाएगा, फिर 1 0 बचेगा, तो फिर मेरे पास 5 के बाद 0 वैल्यू आनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही इधर। तो यहाँ पे हमने टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी टीम ने, ये 5062.5 आना चाहिए। तो अब इन दोनों में डाउट है, तो सोल्व करेंगे, पूरा का पूरा सोल्व कर लेंगे। 81,000 डिवाइडेड बाय
16, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी 5 जा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है, फिर 2.5 ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सोल्व करके। क्लियर हो गया पार्ट, है ना, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल था। अगला सवाल हमारे पास इस तरह के पहले भी पूछे जा चुके हैं। कहता है 121 cos स्क्वायर a प्लस 132 sin स्क्वायर a 124 के बराबर, 184 172, तो ये 175 के बराबर, तो इसका मान बता दो sec स्क्वायर b और cosec स्क्वायर a। अब मेरे को क्या चाहिए, sec स्क्वायर b और cosec स्क्वायर a। cosec का रिलेशन किसके साथ होता है भाई, साइन के साथ होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, और sec स्क्वायर b का रिलेशन किसके साथ होता है, cos के, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर b लिख सकता हूं। अगर आपको ये दिख गया तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, मेरे पास ये चीज दे रखी है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, a में साइन चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे 121 cos स्क्वायर a प्लस 132 साइन स्क्वायर a। अगर हमें साइन चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं 132 साइन स्क्वायर a को 121 साइन स्क्वायर a प्लस 11 साइन स्क्वायर a। अब आप देखेंगे 121 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 121 प्लस 11 साइन स्क्वायर a, और ये वाली वैल्यू आ गई 124। 124 से 121 घटेगा तो मेरे पास बचेगा 3, तो साइन स्क्वायर a किसके बराबर आ गया, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 11। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये 184 cos स्क्वायर भी है, 172 साइन स्क्वायर भी है, इसे ब्रेक कर सकते हैं। 172 साइन स्क्वायर, हमें यहां से क्या चाहिए, cos स्क्वायर भी चाहिए ना, तो 172 साइन cos स्क्वायर प्लस में 12 cos स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो 172 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो 172 यहाँ पे घट जाएगा, तो इधर बचेगा मेरे पास 3 और इधर बचेगा 12 cos स्क्वायर b। तो यहां से मेरे पास cos स्क्वायर b का मान कितना आ जाएगा, 12 में डिवाइड कर दो तो 1/4 आ जाएगा। अच्छा, रिवर्स में लिखना है तो यहाँ पे बन जाएगा 4, और इसका रिवर्स लिखूंगा तो 11/3, तो ये हो गया 44/3 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, एक चीज ये भी थी कि जब हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला निकाल लिया था तो 3/11 हमें पता था यहाँ पे 11 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो चांसेस है मेरा आंसर 11 का मल्टीपल हो, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कहीं कट ना जाए, तो वो थोड़ा डर था, तो इसलिए पूरा कर लिया तो सेफ रहे हम। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन परसेंटेज का है, जो कि 23% लोगों ने करेक्ट किया, हालांकि आसान सवाल था। अगर 60 लोग कम अप्लाई करते हैं और 30 कम सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो होता है मेरे पास 5:3। जो ओरिजिनल रेशियो था सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वो था इतना, तो आप बता दो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। दो तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझा देता हूं। और यहां पे सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है हमें, ये चीज समझना, और यहां पे अप्लाई तो टोटल में होगा, तो 60 कम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल को लेके चलना पड़ेगा। तो और यहां पे दूसरा क्या है, सिलेक्टेड, तो टोटल और सिलेक्टेड को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास सिलेक्टेड अगर 3x है तो टोटल कितने हैं, 5x है, ये ओरिजिनल रेशियो आ गया। अब इसमें कहता है कि 60 कम अप्लाई करते और हमारे पास 30 कम सिलेक्ट होते, तो हमारे पास जो रेशियो होता सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का वो होता 5:3। तो सिलेक्टेड कितने हैं, 5। अच्छा, अनसिलेक्टेड 3 है, तो टोटल कितने हैं, 5 और 3 8। बस ये क्वेश्चन आपको सही से बनानी थी, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना था। ये क्वेश्चन करवा रखे हैं पहले भी, कोई नया नहीं पूछा, कई बार पूछ चुका है एसएससी में इस टाइप के। आप डायरेक्टली इतना कर लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सोल्व करके आपको किसका मान बताना है, आपको इनिशियली टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब 5x का मान बताना है। एक दिमाग में ये भी चीज आ सकती है, मेरा आंसर हो सकता है 5 का मल्टीपल हो, लेकिन चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, तो वो चीज वैसे एलिमिनेट हो गई। अब हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसे।
आप सोल्व करेंगे तो कॉमन भी कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपके ऊपर है, वरना पूरा सोल्व भी कर लो। जैसे 8 3 जा 24 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 25, तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली x बचेगा। अब यहां पे मेरे पास 300 240, तो ये मेरे पास इसमें से इसे घटाएंगे, 300 में से 240 तो बचेगा 60, x का मान आ जाएगा 60, तो 5x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू में 60, ये हो जाएगा 300, और यही मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी फास्ट रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहां प्लस माइनस आएगा ये आपको समझना चाहिए। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, आप कहेंगे सर इनिशियल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फाइनल की बात कर लेते हैं, और चेंज की बात कर लेते हैं। जो बिगिनर है, जिसने ये मेथड पहले मुझसे नहीं पढ़ रखा, तो वो स्किप भी करके आगे बढ़ जाए। इसमें हमारे पास इनिशियल क्या था, हमारे पास अगर मैं अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो देख लूं तो अप्लाइड थे 5 और सिलेक्टेड थे 3। फाइनली मेरे पास क्या रहा चेंज के बाद, आप कहेंगे सर फाइनल मेरे पास सिलेक्टेड थे 8, सॉरी टोटल थे 8 और सिलेक्टेड थे 5, और चेंज कितने का था मेरे पास यहाँ पे 60 यहां कम हुए थे, और मेरे पास 30 यहां सिलेक्शन में कम हुए थे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो इनिशियल वाली वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 8 24, इनका डिफरेंस कर लेंगे तो ये, और इसमें आप x भी लिख सकते हैं, चलो इसे x मान लेता हूं, इसे x लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे पास यहाँ बचेगा x का मान किसके बराबर, ये मॉड्यूलस में पॉजिटिव रेंज लेते हैं, और 8 और 30 अब यहाँ पे इसमें भी मॉड्यूलस में लेते हैं हम, 8 को -30 से कर दो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 240, 5 को 60 से कर दो तो ये वैल्यू आ गई 300, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी x की 60। तो मेरे पास x अगर 60 के बराबर है तो 5x इसके बराबर होगा, 5 इंटू में 60 ये हो जाएगा 300 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लेना है आपको, मतलब सिर्फ इनिशियल का पता चलेगा, जो रेशियो मिलता है हमें वो इनिशियल का मिलता है, फाइनल का नहीं मिलता। अगर फाइनल की वैल्यू बतानी होती कि फाइनली हमारे पास कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो हमें निकालना पड़ता कि हम कहते हैं यार 300 में से 60 को घटाएंगे तब जाके हमारे पास 240 आएगा फाइनल में। ठीक है, ये वाली रेंज हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ दो, बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता है तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला सवाल, ये वाले क्वेश्चन हालांकि एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बताऊंगा क्या एरर है। ठीक है, एक स्वीट में कहता है कि 1/3 हमारे पास क्या है, शुगर है। अगर शुगर के प्राइस को हम 7/6 क्या कर देते हैं, पहले प्राइस का कर देते हैं, तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ स्वीट में कितने % का इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे देखो दिक्कत क्या है, बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें शुगर रही होगी, और उसमें एक दूसरी क्वांटिटी कोई और चीज अदर क्वांटिटी मान लेता हूं वो रही होगी। तो शुगर है 1/3, तो भाई अगर 1 पोर्शन ये है तो बाकी का पोर्शन क्या होगा मेरे पास 2 रहेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या शुगर की कीमत हमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि जो शुगर की कीमत है वो 1/3 है? हमसे सिर्फ लिखा है कि 1/3 शुगर है, तो इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्वेश्चन में प्राइस की बात होनी चाहिए थी। अगर कहता कि भाई जो प्राइस है ना क्वांटिटी का, उसका 1/3 शुगर के प्राइस में जा रहा है, तो समझ में आता। भाई मान लो हमारे पास 1/3 हमने शुगर डाल दी, बाकी दूसरी चीज, इसकी कीमत है 100 रुपए किलो, इसकी कीमत है 10,000 रुपए किलो, तो भाई क्या हम वैल्यू निकाल पाएंगे इसके इंक्रीज की वजह से? इसमें क्या चेंज आएगा टोटल में? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन में गलती है, यहां पे 1/3 और इच शुगर की जगह प्राइस ऑफ स्वीट इन अ स्वीट, प्राइस ऑफ शुगर इज 1/3 ऑफ टोटल प्राइस अगर लिख देता तो फिर क्वेश्चन हम इजीली कर पाते। ठीक, तो अभी जो दे रखा है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, मेरे पास प्राइस का रेशियो है कि भाई शुगर के लिए इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और बाकी और चीजों के लिए हमारा जो क्वांटिटी में इतना खर्च है। अब क्या हुआ, शुगर का जो प्राइस है वो हो गया अपने आप का 7/6, तो ये हो गया 7/6, बाकी चीजों का जो प्राइस है वो 2 ही है, तो 2 ही मान लेते हैं। तो हमें बताना है कि भाई कितना % इंक्रीज हो गया कॉस्ट में। तो आप देखेंगे पहले कॉस्ट कितनी थी, 3 थी, अभी कॉस्ट कितनी है, अगर आप इसे सम कर लें तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 12 और 7 19/6,
डिफरेंस कितने का है आप निकालेंगे तो ये 1/6 का दिख जाएगा आपको। 1/6 प्राइस इंक्रीज हो गया कितने पे, 3 पे, इनटू में 100%, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 100/18%। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, प्राइस के हिसाब से होना चाहिए था, तो हमारे पास ये वाला आंसर बनता। अच्छा, ये मैंने थोड़ा बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, वरना इतना सब आपको करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जब पता चल ही रहा है कि भाई शुगर का प्राइस इतना है और अब 1 का वैल्यू इतना बन रहा है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर इसमें से ये घटा दो तो 1/6 बढ़ गया। तो नेट चेंज कितने का है, 1/6। तो पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 1 + 2 3 थी, इनटू में 100%। आप डायरेक्टली ऐसे भी करके अपना आंसर निकाल सकते थे, दैट इज 100/18। क्लियर है ये चीज? क्योंकि लास्ट में हमसे कॉस्ट के बारे में पूछा, क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखा, तो देयर वाज एन एरर। अगला सवाल हमारे पास, इस स्केलिन ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें दो साइड्स हैं, 3.8 है एक साइड और एक साइड है 6। तो हमें बताना है कौन सी थर्ड साइड नहीं हो सकती। एक ट्रायंगल की अगर थर्ड साइड की बात करें तो हम कहते हैं वो क्या होगी, जो बाकी की दोनों साइड हैं उसके सम से ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए इन दोनों के डिफरेंस, इनमें जो भी बड़ी हो उससे। तो अगर इन दोनों का मैं सम कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू आती है 9.8 और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालता हूं तो 2.2। जो मेरी थर्ड साइड की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 3 इन दोनों के बीच में है, 2.4 है, 2.7 है, 2.2 नहीं है भाई, 2.2 नहीं हो सकता, उससे बड़ा होना पड़ेगा। अगर 2.2 लेना है तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास केस क्या बन जाएगा, एक है 3.8, एक साइड है हमारे पास 2.2, तो भाई इन दोनों का सम ही मेरे पास 6 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, एक सर्कल का एरिया दे रखा है हमें 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट कोड बता दो। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है भाई, डायमीटर होती है, व्यास होती है। अगर एरिया इतना है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू 256 पाई है, बिना पेन उठाए करना था, पाई से पाई एलिमिनेट, आर स्क्वायर 256, तो आर हो गया 16 और डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 × 16 कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक, अगला सवाल हमारे पास, एक काम करना है जिसमें तने और वैभव ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं, जिसमें वैभव काम की शुरुआत करता है पहले दिन, तने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 48 डेज में कर सकता है, ये दे रखा है। अगर काम हमारा 12 दिन में खत्म हुआ है तो वैभव अकेला काम का 7 गुना कितने दिन में खत्म करेगा। सिंपल तरीके से करना है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो आप बताओ दोनों क्या कर रहे होंगे, वैभव ने भी 6 दिन काम किया होगा और तने ने भी क्या करा होगा, 6 दिन काम किया होगा। तने पूरा काम 48 दिन में करता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 1/48 करेगा, है ना, और 6 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 6/48। तो तने ने कितना काम कर दिया, आप कहेंगे सर यहां पे इसने कर दिया 1/8 काम। अगर 1/8 काम तने ने करा है तो वैभव ने 6 दिन काम किया, तो बचा हुआ काम 1 - 1/8 वर्क, डेट इज 7/8 वर्क कितने टाइम में कर दिया इसने, 6 दिन में कर दिया। हमें कितना काम करवाना है इससे भाई, 7 वर्क करवाना है, तो 7/8 वर्क 6 दिन में करेगा, तो दोनों साइड अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर 7 वर्क कितने में करेगा, 6 × 8 डेट इज 48 डेज में करेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्लियर है, कुछ था इस सवाल में, नहीं। अगला सवाल हमारे पास, एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 70 लीटर्स की, ये मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। अगर 60% मिल्क और 25% वाटर को हमने बाहर निकाल लिया ना मिक्सचर से, तो हमारे पास 25% कंटेनर, 45% कंटेनर वैकेंट हो जाएगा। तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर। अच्छा, आप ध्यान से समझना, ये बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है। मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, 70 लीटर सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज तो अगर टोटल सॉल्यूशन 70 लीटर है और हमसे पूछा है कि इनिशियली मिल्क और वाटर कितना है, और मिल्क और वाटर ही था, तो सम तो कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। 30 + 40 70, ये तो भाई 140 चला गया, ये 35 हुआ, ये 105 हुआ। तो ऑप्शन से वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, करने की जरूरत भी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसके अंदर मेरे पास मिल्क और वाटर दे रखा है,
है ना। अब मैंने इसमें से क्या करा, 60% मिल्क निकाल लिया और 25% इसका क्या निकाल लिया, वाटर निकाल लिया। आप ये बताओ, अब यहां से जब मैं कुछ चीज निकालूंगा तो मेरे पास यहां पे इसका 60% मिल्क आ गया और कितना आ गया, 25% मैंने इसका क्या निकाल लिया, इस कंटेनर से जितना भी पानी रहा होगा उतना वाटर निकाल लिया। और मेरा जो ये कंटेनर है 45% खाली हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस कंटेनर की जो क्वांटिटी थी वो 45% मेरे पास यहां पे आ गई। तो इसका मतलब यह है कि 60% मिल्क और 25% वाटर किसके बराबर हो गया, 45% ऑफ इस कंटेनर में जो था मिल्क प्लस वाटर के बराबर हो गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया फिर तो एलिगेशन लगा सकते हैं आप, इस वाले में जो चीज निकाली गई है उस पर लगा लो। तो आप कहेंगे सर 60% मिल्क है, 25% वाटर है, अगर ये मैं मिला लेता हूं तो ये 45% का सॉल्यूशन बनेगा, किसका, मिल्क प्लस वाटर का। एलिगेशन लगाया, 45 में से घटाया तो ये 2 और ये 15, ये आ गया मेरे पास 4:3। तो मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया, 4:3। टोटल था 7:70 के बराबर, 1:10 के बराबर, तो 4:40 के बराबर और यहाँ पे 3:30 के बराबर। दिस विल बी माई आंसर। तो वाटर और मिल्क का पूछा था तो वाटर है मेरा 30 क्योंकि ये वाटर वाला था और ये मिल्क वाला था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है दो सर्कुलर फेसेस हैं जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन जिसकी हाइट 28 है, वो 4 और 5 दे रखे हैं। फ्रस्टम कैसी फिगर होती है, कुछ इस तरीके की फिगर होती है। इसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 28, एक रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 4 और एक सर्कुलर फेस का रेडियस दे रखा है 5। हमें बताना है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम क्या होगी कोन की इन क्यूबिक सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन भी दे रखे। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई एच, पाई को 22/7 भी लिख सकते हैं। हालांकि मेंशन नहीं कर रखा फिर भी मैं 22/7 ले लेता हूं। और हाइट मुझे दे रखी है 28 और आगे होता है 1/3 पाई एच r² प्लस r² प्लस r। तो मेरे पास यहाँ पे 4² 16, 5² 25, 4 × 5 कितना हो गया 20। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। अब सोल्व करके निकाल लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहां से काटूंगा तो 4 हो जाएगा ये मेरे पास। 88/3 इंटू में 45, 51 और 61। 61 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 488, 48 कैरी फॉरवर्ड, 488, 890, 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो ये 17, 26, 8, 9 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन में 1789 के आसपास कौन सी वैल्यू है, बाकी तो बहुत दूरी पे है। 17 जैसे आ गया था हमारा तभी आंसर खत्म हो जाता है कि यही आंसर आएगा। चलें आगे, वरना आप ओरली करना होता। देखो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर की बात है कि जैसे मैं 3 से 60 को काटता हूं तो मेरे को पता है यार ये 20.33 जाएगा, है ना, 20 पॉइंट समथिंग। 20 को अगर मैं 88 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1760, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। तो मेरे पास ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, 2300 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास हमसे पूछा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, मीन डेविएशन आपसे मीडियन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। जनरली एग्जाम में कम दिखते हैं क्वेश्चन लेकिन आ सकते हैं। इस डेटा का बता दो। तो अगर मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मीन डेविएशन बताना है तो भाई क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, अपना मीडियन निकाल लेते हैं, माध्य का निकाल लेते हैं। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हमें निकालना हो तो हम कहते हैं सर मीडियन में से सारी वैल्यूज को, जो भी मेरी मीडियन आई उसमें से सारी वैल्यूज को एक एक करके घटाते हैं, उनका सम करते हैं और उसे नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, अपना आंसर मिल जाता है। एक एक करके करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। तो मेरे पास 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है,
फिर मेरे पास 6 है, फिर मेरे पास 12 है, फिर मेरे पास 15 है, फिर मेरे पास 18 है, फिर मेरे पास 10 है, फिर मेरे पास 14 है, 13 भी है, और फिर मेरे पास 17 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी वैल्यूज हो गई? 11 वैल्यूज हो गई। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ओड हो तो मीडियन क्या होती है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाती है? 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, दैट इज 6th टर्म। 6 टर्म अगर मेरी मीडियन है तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 क्या हो गया मेरा? मीडियन हो गया। अगर मेरे को डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो आप क्या करेंगे? मीडियन में से ये वाली वैल्यू घटाते चलो, और वो जो डिफरेंस होगा ना वो मॉड्यूलस में होगा। मतलब 12 - 4 ये किस में आएगा? मॉड्यूलस में आएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है अगर हमें डेविएशन निकालना। तो हम कहेंगे 12 - 4 कितना हो गया? 8, 12 - 6 6, 12 - 7 5, 12 - 9 3, 12 - 10 2, 12 - 12 0, 13 - 12 कर दो या 12 - 13 -1 आएगा, मॉड्यूलस में वो 1 ही बन जाएगा। 14 - 12 2 3 5 और 6, यही वैल्यू आएंगे। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 11। सम कर लो इनका। 14 19 22 24 25 30 35 40, 1 डिवाइडेड बाय 11, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 3 जा 33, 8 बचेगा, फिर 7 जाएगा, 3.7। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल पूछा गया था, थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ 22% कर पाए थे, और ये नए बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत देगा भी। आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए इसके लिए। कहता है कि रेडियस बता दो हेमिस्फेयर का जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, जो एक कोन के अंदर डाला जाता है, जिसकी हाइट है 18 और डायमीटर है हमारे पास 48। ध्यान से समझना। देखो मेरे पास एक कोन है, मैं आपको एक अलग फिगर में समझा रहा हूं, फिर हटा दूंगा उसे। मैंने ये कोन बनाया, अगर मैं इसके अंदर हेमिस्फेयर डालने की कोशिश करता हूं ना, तो आपको क्या लगता है कि जो इसका रेडियस है सेम रेडियस आ जाएगा हेमिस्फेयर का? नहीं आएगा। अगर मैं इसका बिल्कुल सेम रेडियस का हेमिस्फेयर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि इसकी बाउंड्री को कट करेगा। समझ रहे हो? तो हेमिस्फेयर हमारा पूरा का पूरा इस कोन के अंदर ऐसा नहीं आ सकता। अगर हम ये सोचें कि रेडियस हेमिस्फेयर का और कोन का रेडियस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये कट करके बाहर निकल जाएगा। तो हमें अगर निकालना है, हमें क्या बनाना है? इसके अंदर अगर हमें हेमिस्फेयर डालना है लार्जेस्ट साइज का, तो आप देखेंगे हेमिस्फेयर क्या होगा? जो इसकी बाउंड्री को टच करता हुआ जाए, है ना, इसके अंदर लाना है। तो उसका जो बेस रेडियस होगा ना हेमिस्फेयर का, वो कम होगा, और जो कोन का रेडियस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर हमने इतनी फिगर बना ली तो आप इसे फिगर को अगर ऊपर से बीच में से काट दो, इसे 2D में अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे इस फिगर को, तो हमारे पास क्या होगा? 2D में आप देखेंगे हमें एक ट्राइंगल दिखेगा। 2D में अगर ये फिगर को मैं बीच में से काट देता हूं तो हमें सिर्फ इतनी फिगर दिखेगी। ये यहां से ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे जाएगा, और हमारे पास जो ये सर्कल है ना, ये यहां पे हमें क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा जो कि 2 पॉइंट पे टच करेगा, और वो यहां तक आएगा, इसके सेंटर तक। ठीक है, तो 2D फिगर इसकी जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सिर्फ इतना पोर्शन जो मैंने व्हाइट से मार्क किया, ये इसकी 2D फिगर होगी। अगर 2D फिगर बन गई तो दोबारा से खाली 2D फिगर ही बना देंगे। ये फिगर मेरे को 2D में ऐसी दिखेगी, ऐसी दिख रहा है। अगर मैं ऊपर से बीच में से कट लगा देता इस पूरी फिगर में, तो ये जो फ्रंट फेस बनता वो मेरा ये बनता। अगर ये फिगर बन गई तो अब क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं बचा। आपको क्या रखा है कि भाई कोन की हाइट कितनी है? 18 है। तो मैं एक एक करके यहां पे बनाना स्टार्ट करता हूं कि भाई ये हाइट यहां तक होगी, ट्राइंगल की हाइट की तरह काम करेगा ये हो गया मेरे पास 18। डायमीटर 48 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा कोन का? 24। ये वाली दूरी 24 है। अच्छा, हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये जो सर्कल बन रहा है, ये एक तरीके से अंदर क्या दिखेगा मेरे को? सेमी सर्कल दिखेगा। तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां से यहां तक देख लो,
वरना आप यहां से यहां तक करोगे तो ये भी क्या होगा, मेरा रेडियस होगा, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं खाली, क्या ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है, और इसके अंदर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है। क्या आपको ये वाली फिगर नहीं पता? आपने क्या ये चीज नहीं पढ़ रखी है? पढ़ रखी है सभी लोगों ने। इस तरह की एक फिगर, एग्जैक्ट फिगर क्या बची मेरे पास भाई, ये फिगर बची। ये मेरा आर है, ये मेरे पास 18 है, ये 24 है। आपको ये वाली मान बतानी है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। बहुत सिंपल फिगर में आ गए हम यहाँ पे मूव करते करते। अब सोल्व कर लो भाई इस फिगर में। आप कहेंगे सर 24 और 18 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? ये मेरे पास है 18, 6 इंटू 3 है, ये 6 इंटू 4 है। 6 को हटा दे, 3 और 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 5 के साथ, तो ये 6 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 24 इंटू में 18, ये किसके बराबर होगा? अब बेस में इसे मान लूं और हाइट में आर को मान लूं, तो हाफ इंटू में 30 इंटू में आर। बस इतना हमें करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म, हाफ से हाफ एलिमिनेट होना ही था। आप देखेंगे यहाँ पे 6 से काटूंगा तो पहले 5 जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 18 4 जा 72 डिवाइडेड बाय 5, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपको r मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू 144 डिवाइडेड बाय 10 14.4। क्लियर हो गया सभी लोगों को क्वेश्चन? भाई फिगर कटिंग का कैसा भी एग्जामिनर सवाल बनाने, थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि वो चीज एक्चुअली में कैसी दिख रही होगी। अगर आप विजुअलाइज कर पाए, उसे बीच में से कट लगा दो, फ्रंट फेस देख लो, आपको 2D में क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा, सोल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास, अब ये किसका था? प्रोबेबिलिटी का सवाल था। सीजीएल मेंस में इस तरीके का सवाल 2023 में पूछा जा चुका है। मैंने पूरा कंसेप्ट भी आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन का। ये एडवांस प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो है, इसमें पूरा का पूरा आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला भी कराया, उसी पे बेस्ड सवाल था। मैं आपको पहले क्वेश्चन बेसिक से समझा देता हूं, और डायरेक्टली करना है तो वो तो आपको पता ही है। देखो क्वेश्चन में कहता है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसमें 6 क्वेश्चन है और 5 आंसर चॉइसेस है, मतलब 5 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, और 6 क्वेश्चन है। सिर्फ एक ऑप्शन सही हो सकता है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक स्टूडेंट ने एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन करेक्टली मार्क किए हैं, अगर वो रैंडम गैसेस लगाता है सभी के सभी 6 क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी नहीं आता, 6 के 6 में रैंडम गैस लगा दिए, तो एग्जैक्टली उसके 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। अगर वो एक चूज करेगा तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? आप कहेंगे सर 1/5 होगी, क्योंकि रैंडम गैस लगा रहा है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? आप कहेंगे सर 4/5 होगी या नहीं होगी। 6 क्वेश्चन उसने मार्क करे, तो मैं कहूंगा भाई 3 क्वेश्चन उसके सही करने हैं, 3 क्वेश्चन गलत करने हैं। तो पहले क्वेश्चन सही मान लेते हैं, दूसरा भी सही मान लेते हैं, बेसिक बता रहा हूं मैं, तीसरा भी सही, चौथा गलत, 5वां गलत और छठा भी गलत। क्या उसने 3 क्वेश्चन सही कर लिए और यहां पे उसके 3 क्वेश्चन गलत हो गए? ये केसेस बनेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई वो 3 क्वेश्चन यहां पे तो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिए जो सही करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला सही हो, तीसरा सही हो और 5वां सही हो, पहला सही हो, दूसरा सही हो, चौथा सही हो। तो यहां पे रोटेशन भी हो सकती है। हमने यहां पे 3 क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन गलत लिख दिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। लेकिन भाई किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सही और गलत होंगे उसका भी नहीं पता। तो यहां पे क्या है, इनकी मूवमेंट भी हो सकती है। तो हमारे पास सही क्वेश्चन कितने थे? 3 हमें सही करने थे। टोटल स्पेसेस कितने? ये 3 कहां आ सकते हैं? टोटल 6 जगह है ना मेरे पास, तो 6 स्पेसेस हैं। 3 कोई भी सिलेक्ट करने हैं मेरे, ये 3 कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं 6C3 केसेस बनेंगे इसके। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन सही होने की ये है, और ये रोटेशन मूव कर सकती है क्योंकि कहीं भी मेरा सही हो सकता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 6C3 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 1/5 की पावर 3 हो गई, और यहाँ पे मेरे पास 4/5 की पावर 3 हो गई। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा।
ठीक, इसी का अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से करवाऊं तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, क्वेश्चन सही होगा या फिर गलत होगा। तो उसमें हम क्या कहते हैं, मान लो मेरे पास n केसेस है, मतलब जैसे यहाँ पे मान सकते हैं हम n क्वेश्चंस है, तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे, 6। हमें कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली सही करने हैं, 3 सही करने हैं। तो x रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमें कितने क्वेश्चंस सही करने हैं, तो मैं कहूंगा NC3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब क्या है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1/5 है, ठीक है। और यहाँ पे कितने सही करने हैं, हमें 3 सही करने हैं। क्यों रिप्रेजेंट करता है गलत होने की प्रोबेबिलिटी, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 4/5 है, ठीक है। n-x, 6 में से 3 को घटा दूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 3। तो यही मेरा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर होगी ये चीज, बाकी ये वीडियो देखोगे आपको सब डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे एक फ्लो में पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेसिक से, तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। यहाँ पे रैंडमली क्वेश्चंस कराने में थोड़ा टाइम भी लगता है और समझना पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो बिगिनर के लिए तो वैसे भी ये चीज नहीं आएगी क्लियर, कंफ्यूज हो गया। अब इसे सोल्व करके अपन आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मेरे पास ये 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल तो यहां से कट जाएगा, या ये वाला काट दो, 6 - 3, 3 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 ही होता है, तो ये 6 भी कट गया। अब 5 × 4 बचा मेरे पास, यहाँ पे 4 का क्यूब है और एक 4 और मल्टीप्लाई हो गया। 4 की पावर 4 कितनी होती है मेरे पास, 256 होता है, तो ये आ गया न्यूमरेटर में। ये 5, यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 है, एक को काट देगा तो 5 की पावर 5 बचेगा, और 5 की पावर 5 क्या होता है, ये वाली वैल्यू 3125 होती है हमारे पास, शायद आपने कहीं देखी होगी। तो 256 डिवाइडेड बाय 3125 ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है पहली बार मैं मॉक में दे रहा हूं, मेंस के मॉक्स में पिछले साल इस टाइप के काफी क्वेश्चन दिए थे, अलग से पूरी क्लास कराई थी, राइट। एग्जाम में आए तो कर पाने चाहिए आप। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ को 6% बढ़ाया, ब्रेथ को 8% बढ़ाया, तो हमें बताना वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। हाइट का कुछ दे नहीं रखा, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें, लेंथ और ब्रेथ में है। कितना कितना, 6% और 8%। डायरेक्टली आप इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लिकेशन में हम इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 6 + 8 + 6 × 8 डिवाइडेड बाय 100 यही वैल्यू आएगी, तो ये 14.48% हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ओरली करना था विदाउट पेन, ठीक है। अगर ए और बी का चेंज आता है हमारे पास तो नेट चेंज क्या होता है, a + b + ab डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना हम। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक इलेक्शन हुआ जिसमें 95% जो टोटल वोट्स थे ना, टोटल वोटर थे, उन्होंने वोट कास्ट किया। इलेक्शन में सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, ए और बी। विनर को टोटल वोट्स के 75% मिले और उसने जो कंटेस्टेंट बी को 5500 वोट से हटाया। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बता दो इलेक्शन में कितने हैं। देखो टोटल वोटर्स कितने हैं, मैंने मान लिया 100% है। ए और बी 2 लोग हैं, या तो ए को पड़ेगी वोट या बी को पड़ेगी, या फिर किसी को भी वोट नहीं पड़ेगी। तो टोटल कितने लोगों ने वोट किया, 95% लोगों ने वोट किया। तो 5% लोग तो ऐसे जिन्होंने वोट ही नहीं किया। ए को टोटल वोटर्स की जो टोटल वोट्स थी हमारी उसका 75% मिला, तो टोटल का 75% मिला है। यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो वोट डली है वो तो उसका 75% ए को मिला है। ऐसा नहीं है। टोटल वोट्स कितनी थी हमारे पास, टोटल 100% थी, जिसमें 95% वोटर्स ने वोट डाली। जो कंटेस्टेंट बी है उसे हराया कितने वोट से, 5500। अच्छा कंटेस्टेंट बी को कितना मिला होगा, 5 + 75 80%, तो ये हो गया। तो 100 में से 80 घटाऊंगा तो 20% इससे होगा। तो अगर मैं ये घटा दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 55%। तो 55% वोट से जीता। 55% वोट किसके बराबर है, 5500 के बराबर है। 55 से 55 1% 100 के बराबर है, तो 100% टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे मेरे पास, 10,000 रहे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी लोगों को? देखो इसे, अगर यहां पे टोटल वोट्स की जगह लिख देता कि
जो विनर ए है उसने ऑब्टेन करी 75% ऑफ द वोट्स कास्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हमें क्या लेना पड़ता, 75% लेना पड़ता है, किसका, 95%। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, तो आपको उसी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। जो टोटल वोट्स डल सकती थी उसका यहाँ पे 75% लेके किया गया है। कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन में जब कंफ्यूजन होती है तो आपको ऑप्शन की भी मदद लेनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 95 का 75 करता तो क्या मेरा आंसर आ जाता, तो आपको चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन मैच होता हुआ नहीं दिखता, तो आपको वहां पे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। कई बार थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, ए, बी और सी हैं, इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ए ने 20,000 किया, बी ने 30,000 किया और सी ने 25,000 किया। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होती है, हमें पता है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। अगर टाइम ना दे रखा हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं चल रही है, तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो आप देखेंगे 5,000 से सारा कट जाएगा, तो ये 4:6:5 आ जाएगा। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए। बट आगे कहता है ए एक्टिव पार्टनर है, तो 20% टोटल प्रॉफिट का ए ले जाता है बिजनेस को मैनेज करने में, और रिमेनिंग प्रॉफिट उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से बढ़ जाता है। अगर एनुअल प्रॉफिट इतना है तो ए का प्रॉफिट कितना रहा होगा, ये हमें बताना है। आप कहेंगे सर देखो ए को कितना मिलेगा, 20% तो वैसे मिलना ही है उसे एक्टिव पार्टनर होने की वजह से। बाकी का जो 80% है इनमें बढ़ जाएगा इस रेशियो में। कितना है ये, 15 रेशियो। 15 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, 80% को रिप्रेजेंट करता है। ए को कितना मिलेगा इसमें से, 84 रेशियो मिलेगा, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, 80/15 इंटू में 4। और ये वाली वैल्यू अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पे मान निकल के आ जाएगा, 5 से काट देंगे यहाँ पे तो 3, और ये आ जाएगा 16 और 64 डिवाइडेड बाय 3%। ये ए को मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट टोटल का। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20 प्लस दिस, इन दोनों का सम करूंगा अगर मैं तो 3 इंटू 20 60 प्लस 64 डेट इज 124/3%। टोटल प्रॉफिट का इतना हिस्सा ए को मिलेगा, और वही हमें बताना है कि कितना होगा। तो इतना परसेंट बताना है, तो परसेंट की जगह नीचे 2 जीरो लग जाएंगी, और टोटल कितना था, 39600 था। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन देख रहे हैं हम, दूरी पे है थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन ऑप्शंस वैसे भी, और यूनिट डिजिट भी डिफरेंट दिख रही है। तो यहाँ पे 2 जीरो अगर हमने देख ली, 3 से कोई कटेगा, 124 नहीं कट रहा, ये कट जाएगा 132, और तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा ना, तो पूरा डिनोमिनेटर कट ही गया। 4 × 2 8, दिस विल बी माय आंसर। अगला सवाल हमारे पास, 25 स्टूडेंट एक कॉलेज के एक होटल में जाते हैं, 24 उनमें से 225 रुपए प्रति एक खर्च करते हैं अपनी मील पे, और जो 25th स्टूडेंट है वो 48 रुपीज ज्यादा खर्च करता है जो इन 25 का एवरेज है उससे। तो हमें बताना है कि भाई कितने मनी उन्होंने स्पेंड करी टोटल। बहुत बार करवाया है, शॉर्ट ट्रिक जिसे पता है वो तो सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर देगा। वो कहेगा सर ये एवरेज से 48 ज्यादा करें, तो ये बचे हुए 24 में बटा होगा, 24/48 ये आ जाएगा 2। तो जो नया एवरेज बनेगा, जो 24 का एवरेज है उससे 2 ज्यादा, तो न्यू एवरेज आ जाएगा 2 + 225, और कितने लोग होगा, 25 गुना कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, एग्जाम में हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बेसिक से बताता हूँ, और इस प्रोसेस को जो ये प्रोसेस आया वो भी रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे अगर कोई भूल गया है तो याद आ जाए। देखो मैं मान लेता हूँ हमारे पास जो कि नया एवरेज है वो कितना है, x मान लेते हैं कि 25 लोगों का एवरेज कितना है, x, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, टोटल इन्वेस्ट खर्चा कितना हुआ 25x, ये मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 24 लोग हैं, वो एवरेज में कितना खर्च कर रहे हैं 225, तो टोटल 24 लोगों ने इतना खर्च कर दिया। जो 25th पर्सन है वो जो एवरेज है 25 लोगों का उससे कितना ज्यादा 48 ज्यादा खर्च करता है, तो टोटल खर्चा इतना हो गया मेरा। ये भी 25x के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें सोल्व करके क्या बताना है, हमें बताना है 25x का ही मान क्या होगा। सोल्व करके इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब सोल्व भी कैसे करना है ध्यान से देखो, ये x इधर जाके सब्ट्रैक्ट अगर कर दें हम तो यहाँ पे बचेगा 24x, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रख देते हैं 24 × 225 + 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 24 से अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो आप देखेंगे ये आ गया 24
और यहाँ पे भी आ गया 24। तो ये 24 से 24 कट गया, और इस 24 से 42 को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो जो नया एवरेज आया 225 प्लस 2, ये लिखा मैंने। अब देखो ये हो क्यों रहा है, बेसिकली आप कहेंगे सर सभी लोग ना 225 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जो 25th पर्सन है ना, उसने क्या किया, जो फाइनल एवरेज बनेगा उसने उससे 48 ज्यादा क्या करा, इन्वेस्ट मतलब पे किया। तो 48 जो एक्स्ट्रा एवरेज से, जो नए एवरेज से एक्स्ट्रा, ये किसमें बटा होगा, वो बाकी के जो 24 लोग हैं इनमें बटा होगा इक्वली, तभी तो मेरा नया एवरेज बना होगा। तो ये 48 बटा है इन 24 लोगों में, तो 48 को अगर 24 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2। तो जो मेरा पुराना एवरेज था 24 लोगों का, वो किससे बढ़ जाएगा, इस 2 से बढ़ जाएगा। तो जो मेरा नया एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 225 पुराना एवरेज प्लस 2, तो ये हो गया 227। और 227 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट से करेंगे तो 5 आएगी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तो वैसे ही हट गया। पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 25 7 जा 175, 17 कैरी फॉरवर्ड हो गया 50, 67, 6 कैरी फॉरवर्ड 56। देखो कई बार ड्रॉ मत, मल्टीप्लीकेशन करने से इजीली हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ था वो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज कराओ मॉक के अंदर, क्योंकि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, टीम ने उसे डायरेक्टली बस शॉर्ट तरीके से एक तरीके से आंसर निकाल दिया। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का कंसेप्ट क्या, और मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर पेपर की शीट है जिसकी डायमेंशन है 60 इंटू 36, मतलब लेंथ हमारी 60 रही होगी और ये रही होगी हमारे पास 36। ठीक है, इससे हमने 2 राइट सर्कुलर कोन बनाए बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ एंड द अदर अलोंग इट्स ब्रेथ। देखो अगर मैं लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इसे रोल करना स्टार्ट करता हूं तो मेरी मान लो लेंथ मैंने ये मानी है और ये मैंने मानी है ब्रेथ। लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं रोल करूंगा तो भाई ये पूरा का पूरा एक पेपर के एग्जांपल से भी मैं समझा सकता हूं। मान लो मेरे पास पेपर ये है, ठीक है, अगर मैं इसे रोल करता हूं, ये मेरी इसकी लेंथ हो गई, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग रोल करूंगा ना तो भाई ये रोल करके बन जाएगा मेरे पास ये, क्या ये सिलेंडर बन गया रोल करके, है ना। ये लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग रोल करा तो जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में जब मैं लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग रोल कर रहा हूं तो ये मैंने लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर रोल करा तो हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में ये 2 पाई आर कह सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये 60 के बराबर हो जाएगा और हाइट कितनी रह जाएगी मेरी 36 रह जाएगी। सेकंड केस में जब मैं इसे ब्रेथ के अलोंग रोटेट घुमा दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर ये रीजन, इसे 2 पाई, ठीक है, आर की जगह R1 R2 कर देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। सॉल्यूशन अभी निकालेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। R1 कर दिया, 2 पाई R2, तो उस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा मेरे पास 36 और ये जो होगी ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। इसे मैं H1 ले लेता हूं और इसे मैं लिख देता हूं H2, और हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में मेरे पास 60 हो जाएगी। क्या इस तरीके से बनेगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भाई इनकी आप बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 करूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2। ध्यान से समझना है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होगा रेशियो में। अब R निकालना है तो आप कहेंगे सर ये 2 पाई नीचे ले जाओ, 60 अपॉन में 2 पाई, 60 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर और इनटू में H1 36, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 36 अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर, रेडियस ये होगा, और इनटू में हाइट क्या है, हाइट है मेरे पास 60। आप देखेंगे 2 पाई का होल स्क्वायर 2 पाई का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो टीम ने ये वाला स्टेप नहीं लिखा था सॉल्यूशन के अंदर, वो मैं ऐड करवा दूंगा। उन्होंने डायरेक्टली ये लिख दिया था 60 स्क्वायर इंटू 60 और यहाँ पे 36 स्क्वायर इंटू 60 सॉल्यूशन में।
राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो निकल गया आप देखें 36 60 दोनों जगह है ही कट जाएगा। यहाँ पे 60 का स्क्वायर है तो ये 60 बचेगा, और यहाँ पे 36 का स्क्वायर है तो ये 36 बचेगा, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काट दूंगा 12 से तो ये क्या आ गया 5:3। क्या ये चीज समझ में आई? अब इसका डायरेक्ट तरीका समझ लो। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। डायरेक्ट तरीका क्या होगा भाई, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दे कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, एक बार लेंथ के कोरोस्पोंडिंग मूव कर रहे हैं और एक बार ब्रेथ के कोरोस्पोंडिंग, तो भाई लेंथ के कोरोस्पोंडिंग अगर रोटेट करके इसे सिलेंडर बना रहे हैं और ब्रेथ के कोरोस्पोंडिंग रोटेट करके सिलेंडर बना रहे हैं, तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये होगा लेंथ रेशियो ब्रेथ। डायरेक्टली आप करो 60:36, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 5:3। क्या ये सेम चीज है? क्लियर है नहीं? हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फॉर्मूला समझाया और उसके बाद करवाया, लेकिन आप एग्जाम में अगर पूछ ले ऐसा वॉल्यूम का रेशियो तो आपको पता है वो रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट होता है, और यहाँ तो दोनों साइड, तो यहाँ पे रेडियस का रिलेशन किसके साथ आएगा, जिसके कोरोस्पोंडिंग हम रोटेट करें, घुमाएंगे उसे, फोल्ड करेंगे, है ना, और जिसके कोरोस्पोंडिंग घुमाएंगे तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस स्क्वायर एच है, रेडियस स्क्वायर एच है, तो एक पार्ट तो आर एच कट जाएगा और मेरे पास बेसिकली रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का रेशियो बचेगा जो कि उनके कोरोस्पोंडिंग लेंथ और इधर कोरोस्पोंडिंग विड्थ के बराबर होगा। अगला सवाल हमारे पास दो ट्रेन दे रखी है पी और क्यू, पैरेलल ट्रैक पर रन कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, एक की लेंथ है 110 और एक की 140 है। पी की स्पीड 70 है और उसे 5 सेकंड्स लगते हैं ट्रेन क्यू को क्रॉस करने में, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू क्या होगी। अच्छा, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं तो आप कहते हैं सर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो पहले की कितनी है 70 है, दूसरे की मैं मान लेता हूं क्यों है, ये किस में है आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस में हम कहते हैं दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 110। डिस्टेंस टाइम कितना लगा 5 सेकंड। अच्छा, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ठीक है, तो ये जो स्पीड आई मेरे पास ये मीटर पर सेकंड में आई, हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी दे रखी है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप कहेंगे सर ये 250 बनेगा, 25 से काटूंगा तो 10 आएगा, 180 बनेगा, 70 घटा दूंगा तो क्यू का मान आ गया 110। क्लियर? अगला सवाल 2a प्लस 2b प्लस c 0 के बराबर, हमें इसका मान बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मानना है तो आप देखो, अगर 0 0 करेंगे 2 को तो तीसरा भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो 0 मत करो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ एक को कर दो 0। मान लो मैंने क्या कर दिया, c को 0 कर दिया, अगर c को 0 कर दिया मैंने तो मेरे पास 2a 2b के बराबर हो गया। 2a मतलब उधर जाके -2b बनेगा, और मैं कह सकता हूं a माइनस b के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे a की जगह बस -b पुट कर देना, बाकी सारा c को 0 कर दो, और देखो आंसर में क्या आ रहा है, 4a² है तो 4a² रहेगा। b को -a भी कर सकते हैं, तो -a का स्क्वायर करूंगा तो a² ही बचेगा, तो अगेन 4a², ये 0 बन जाएगा, और यहां पे मेरे पास ये 0 बन जाएगा, a इंटू -a, तो -a² इंटू -8 तो प्लस 8a² बचेगा। ये ऐसे भी लिख लो कंफ्यूज हो रहे हो तो 8a² डिवाइडेड बाई 8a², ये आ गया 1। अगला सवाल हमारे पास कहता है a है √2 - 1 की पावर 1/3, तो आप इसका मान बता दो पूरे का पूरा क्या होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखते हैं ये a -1/a है और ये a -1/a फिर से, इसे अगर मैं v मान लूं तो ये क्या होता है, v³ + 3v आपको दिख रहा है। अच्छा, ये कब आता है, जब हमारे पास a -1/a दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू होती है
ए क्यूब माइनस 1/a³, ये वाली वैल्यू में हम कहते हैं कि a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में a माइनस 1/a। तो बेसिकली ये वाला पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमें इसका मान निकालना है। a इसके बराबर दे रखा है हमारे पास, a क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, √2 - 1, 1/a³ किसके बराबर होगा, तो 1 अगर इसका क्यूब कर दूंगा तो √2 - 1 और रेशनलाइज कर दूंगा तो √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ऊपर बचेगा √2 + 1 और नीचे √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वो 1 ही आ जाएगा। अब इसमें से अगर ये घटाना है तो भाई आप देखेंगे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 - 1 ये बचेगा -2। तो a³ - 1/a³ जो हमसे पूछा गया था ये आ जाएगा। ये अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है इस ग्राफ के अंदर ना प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट दिखा रखा है इन लाख टन्स, 4 कंपनीज का W, X, Y और Z। अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन है सीमेंट का कंपनी X का 2020 के अंदर, कंपनी X 2020 है ब्लू वाला, तो ये कितना हो गया 30। और जो प्रोडक्शन है सीमेंट का कंपनी Z का 2022 में, Z 2022 है 25। ये कितना परसेंट है जो प्रोडक्शन है कंपनी W का 2021, कंपनी W 2021 25 इंटू में 100%, ये वाला पार्ट इसका कितना प्रतिशत है यही तो बताना है। तो 25 से आप काट दोगे तो भाई ये आ जाएगा 4, ये आ गया 55 इंटू में 4 220%। इजी था, 50% लोगों ने कर भी दिया। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हैं, ठीक है। तो यही है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। इस मॉक के तो फिर भी मॉडरेट थे मैथ्स के, या मॉडरेट माइनस कह सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ही ठीक थे, ठीक है। पैनिक मत करो, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस एक बार देखो जरूर, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 3-4 मुश्किल आपके फंस गए तो आपको दिक्कत करेगा एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर गो थ्रू करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। जो लंबे क्वेश्चन हैं वो छोड़ते हुए चलो और अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दो, और कोई भी चीज अपने दिमाग में इस टाइम पे मत रखो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।